नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे पुनः आया हूँ एक नई कहानी के साथ। परंतु कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कहानी हम सुनेंगे डॉक्टर मंजरी शुक्ला के मुख से। जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य सागर, जो कि आईसीसी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, उस पुस्तक में कुछ कहानियां हैं जो बच्चों के लिए हैं। उसे हम हर सोमवार एवं बृहस्पतिवार सुनते हैं। किससे सुनते हैं? डॉक्टर मंजरी शुक्ला से। इसी कड़ी में आज पुनः हम आमंत्रित किए हैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला को। जी हाँ, वे बाल साहित्यकार हैं और बेहतरीन कहानियां लिखती हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि वे बहुत बेहतरीन वक्ता भी हैं, उद्घोषिका भी हैं। तो आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं और उन्हीं से सुनते हैं कहानी आज की। और कहानी कौन सी है, आज वो बताएंगी। मैम नमस्कार। नमस्कार। आपका नमस्कार। स्वागत। नमस्कार जी। जी। आज मन्नू भंडारी जी की कहानी है दो कलाकार। जी बिल्कुल। जी। स्वागत है मैडम। हम सुनने के लिए तैयार हैं, विद्यार्थी भी तैयार हैं। स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको जो बच्चों की टेक्स्ट बुक में दिया है पाठ्यक्रम में, मन्नू भंडारी जी के बारे में जो परिचय है वो बताऊंगी। श्रीमती मन्नू भंडारी जी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा नामक ग्राम में हुआ। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। इनका कहानी संग्रह आपकी बंटी, 1 इंच, माफ कीजिएगा, आपका बंटी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, ये इनके उपन्यास हैं, तथा बिना दीवारों का घर, ये नाटक है। इनकी रचना यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म को सन 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थानी संगीत नाटक अकादमी का व्यास सम्मान से इन्हें विभूषित किया गया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भी इन्हें पुरस्कृत किया गया। तो आज हम सुन रहे हैं उनकी कहानी दो कलाकार। ए रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोई हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिलखिलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर उसे खड़ा कर दिया और बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं, ये तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाए हुए वह बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूं कि 84 लाख योनियों में से आखिर ये किस जीव की तस्वीर है। तो आपको ये कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे ये क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चल रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है? ये कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोच कर बता कि ये किसका प्रतीक है? तेरी बेवकूफी का, आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, ये चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं आई। अरे ये क्या बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा।
लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहां कहां भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पिएंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही ये कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती ही थी कि पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश में बोली। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं है तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों के बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। वह काम तो मैंने तेरे लिए छोड़ दिया। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती चली जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती भी नहीं है, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने ही उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसे निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरे जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ रहा था। सच कह रही है तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते ये बात तो मैं भूल ही गई थी कि कभी अलग होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वो नहीं लौटी। 5 बजे की गाड़ी से वो जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वो खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना? अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर ऐसा क्या हो गया जो रुकना ही पड़ा? सुने तो 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना,
लौटी तो देखा कि वो मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह से रो रहे थे। न जाने क्या था उस दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी, पर अरुणा ना आई सो ना आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिकारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे ये मालूम ही नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े हुए थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अपाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा बड़े प्यार से। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिकारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यह वही तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। इनकी मां मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी? बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीर दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे बच्चे आंखों से ओझल हुए तो उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिकारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए।
ये थी मन्नू भंडारी जी की कहानी दो कलाकार। जी बिल्कुल। और आपके मुख से सुनने के बाद ये जीवंत हो जाती हैं कहानियां। और इस कहानी के मार्फत से क्या शिक्षा देने की कोशिश की गई है, ये जानना चाहेंगे आपसे मैडम। जी, इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे इस कहानी में दो सहेलियां हैं, एक का नाम चित्रा है और जी दूसरी का अरुणा है। जो चित्रा नाम की लड़की है वो हर घटना को जो देखती है वो उस घटना को अपने चित्र के अनुरूप ढालने की कोशिश करती है। जी बिल्कुल। और उसमें जो संवेदना हम देखते हैं उसका प्रभाव बिल्कुल नगण्य दिखाई देता है, क्योंकि वो वहां जाकर लोगों की मदद करने के बारे में नहीं सोचती है, उनकी सहायता के बारे में नहीं सोचती है। उसे लगता है वो हूबहू उस घटना का जो मार्मिक चित्रण है वो अपने चित्र में बना दे। वहीं दूसरी ओर जो अरुणा है वह समाज सेविका है, उसके दिल में बहुत, उसके हृदय में करुणा है, प्रेम है, संवेदना है। जब बाढ़ पीड़ितों की बात होती है तो वो वहां पर जाती है, लोगों के साथ में भूखी प्यासी रहती है और लौट कर आती है तो लगभग आधी बीमार हो चुकी होती है। और वहीं पर जो जब कमरे में लौट कर आती है तो वो चित्र जो है बाढ़ पीड़ितों का वैसा ही बना हुआ होता है। इसी तरह भिखारी में के जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके दोनों बच्चे जो बिल्कुल अनाथ हो गए थे, सड़क पर पड़े थे, उसका मतलब उस चित्र से चित्रा ने इतनी प्रसिद्धि पाई, पर उन दोनों बच्चों को अपने बच्चे समझकर पाल पोस कर अरुणा ने ये दिखा दिया कि जिंदगी का जो सच्चा कलाकार होता है जीवन जीने का, वो उसके अंदर वो मौजूद है। बिल्कुल आपने सही कहा मैडम। मन्नू भंडारी शायद इसीलिए हृदय तक उतर जाती हैं, उनके शब्द जो है कहीं ना कहीं हृदय में उतरते हैं। और जो प्रकृति का जो ये अनुपम रूप जो है, क्योंकि कहा जाता है लेखक जो होता है या कवि जो होता है उसका हृदय बड़ा कोमल होता है। वो जो देखता है उसे शब्दबद्ध करता है और अपनी अनुभूति, अपने अनुभव को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और आप भी उनमें से एक है। आपको भी नमन, और पुनः नमन करना चाहेंगे आपको, और धन्यवाद करना चाहेंगे आपको। अगली जो हमारी कड़ी है, निश्चित तौर पे हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज तक हमने, अभी तक का जो ये समय जो गया हम लोग का, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे आईसीएसई के जो साहित्य सागर का गद्य भाग जो है, वो उन सारी कहानियों को हम लोगों ने यहाँ सुना डॉक्टर मंजीर शुक्ला की जुबानी। अब हम लोग सुनेंगे, जी हाँ, आईएससी अर्थात 12वीं कक्षा की जो 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 कहानियां हैं, हमारे जो गद्य संकलन के अंतर्गत संकलित हैं, उनको हम सुनेंगे। जी हाँ, कब सुनेंगे आप सभी जानते हैं। और किससे सुनेंगे ये आप सभी जानते हैं। जी हाँ, हम सुनेंगे डॉक्टर मंजरी शुक्ला के मुख से, और हर सोमवार एवं बृहस्पतिवार ठीक 5 बजे। दर्शकों, आप जुड़े रहें, बने रहें, क्योंकि ये मंच आपका है, आपके लिए है और आपसे है। मैम, आपको पुनः नमन और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम पुनः। दोस्तों, जैसा कि हमने कहानी सुनी और इन कहानियों के पीछे जो राज है, कहा जाए उद्देश्य है, उसे भी हमने जाना डॉक्टर मंजरी शुक्ला के मुख से। आइए इस कहानी की कुछ झलकियां जो हैं उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा।